The Order of Things, An Archaeology of the Human Sciences, 1966 फ्रेंच में, 1970 इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब इसमें हमें जो याद रखना है, इन द ऑर्डर ऑफ थिंग्स फोको इज कंसर्न्ड विथ एपिस्टेमीज। अगर एपिस्टेमी पर क्वेश्चन आए कि कहाँ पर एपिस्टेमी की बात की है फोको ने, तो हमें याद रखना है ऑर्डर ऑफ थिंग्स, और उसका सब टाइटल है एन आर्कियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन साइंसेस। व्हाट इज एन एपिस्टेमी? एपिस्टेमी किसको कहते हैं? एपिस्टेमी वो फाउंडेशन है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर किस्म का नॉलेज उत्पन्न हो पाता है। ये एज टू एज डिफर करेगा, युग से युग डिफर करेगा। एक टाइम पर एक ही एपिस्टेमी रह पाएगी। एन एपिस्टेमी इज अ काइंड ऑफ unspoken and unconscious yet ordered set of ideas। व्यवस्थित रहेगा पर अनकॉन्शियस है, मुझे पता ही नहीं है कि इतने आइडियाज व्यवस्थित तरीके से है, मतलब जमाने में ही, एक व्यक्ति विशेष में नहीं। दैट आर फाउंडेशनल इन डिटर्मिनिंग, ये तय करती हैं what is regarded as accepted knowledge in particular periods or times। एक टाइम पर एक ही तरह के नॉलेज को एक्सेप्टेंस मिलेगी, एक ही तरह की एपिस्टेमी होगी, ग्राउंड वर्क, फाउंडेशन। Therefore एपिस्टेमी इज अ स्ट्रैटम, लेयर। एपिस्टेमी एक लेयर है अंडरलाइंग एक्सेप्टेड नॉलेज। एक्सेप्टेड नॉलेज ऊपर है, आप उसको जमीन और पौधे की तरह लो। पौधा ऊपर दिख रहा है पर जमीन के नीचे कुछ चीजें हैं, जड़ें हैं उसकी। उसी तरह से एपिस्टेमी नीचे है, फाउंडेशनल लेयर है जिस पर की नॉलेज खड़ा होता है। इट इज द प्री कंडीशन टू एक्सेप्टेड नॉलेज। जमीन होगी तो पौधा होगा ना, प्री कंडीशन जमीन है। तो कुछ आइडियाज जमीन कहला रही हैं, कुछ सोचने के तरीके जमीन कहला रही हैं। यही एपिस्टेमी है, हमारे सोचने का एक तरीका है। हमने कुछ बातों को मान रखा है, बिलीफ्स हैं, जो भी हैं, वो एपिस्टेमी है। इट इज द प्री कंडीशन टू एक्सेप्टेड नॉलेज इन ईच हिस्टोरिकल पीरियड। हर युग में एपिस्टेमी होगा अलग। सो इन ऑर्डर टू अनअर्थ, खुदाई करना, इसीलिए आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी एक प्रोसेस है नॉलेज की खुदाई करना, और उस नॉलेज की खुदाई में वो दो तरह की चीजें निकलेंगी। हमने देखा था ना, एक एस्टैब्लिश्ड है, एक डिसेंडेंट ओपिनियंस हैं, एक फेथ और बिलीफ बेस्ड व्यूज हैं। खुदाई में ये सारी चीजें निकलेंगी। आर्कियोलॉजी एक प्रोसेस है। वन हैज टू एंगेज इन अ मेटाफोरिकल आर्कियोलॉजी। मेटाफोरिकली हम खुदाई कर रहे हैं। This was called the historical a priori। a priori जो पहले से मौजूद है, इसीलिए ऐसा नॉलेज उठकर भी आया। The episteme is not a general body of known knowledge or natural science। जिसे एपिस्टेमी कहते हैं वो एक तरीके का फील्ड है, वो एक बॉडी ऑफ नॉलेज जिसको सब लोग जानते हैं, वो एपिस्टेमी नहीं है। जो संबंध मिट्टी और पौधे का होता है, मिट्टी है,
और जैसी मिट्टी होगी वैसे वो पौधा, आपने बीज डाला है अंदर मिट्टी में आपने बीज डाला है, जो बीज डाला है उसमें से पौधा निकलेगा। तो वही संबंध एपिस्टमी और नॉलेज का है। एपिस्टमी वो फील्ड है जहां बीज डला हुआ है, भले अभी ऊपर कुछ नहीं दिख रहा, अब धीरे धीरे उसमें वो पौधा दिखेगा। तो ये है एपिस्टमी। ईच एपिस्टमी फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट, हर युग की अपनी एपिस्टमी होगी और एक युग में एक ही एपिस्टमी होगी। ईच एपिस्टमी फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट इज सपोज्ड टू बी डिसकंटिन्यूअस। ऐसा नहीं है कि पहले ज्ञान में 4 सीढ़ियां चढ़े और अब अगले युग में 5वीं, 6ठी, 7वीं सीढ़ी चढ़े। ऐसा नहीं है, डिसकंटिन्यूअस, कहीं ब्रेक होगा, पुरानी एपिस्टमी खत्म हो जाएगी। अब नए युग में नई जमीन है, नए बीज हैं, उसके अकॉर्डिंग अब नया नॉलेज उठकर आएगा। पुराने नॉलेज के कंटिन्यूएशन में नॉलेज आएगा अगले युग में, ये सही नहीं है। ईच एपिस्टेमी फ्रॉम one period to the next is supposed to be discontinuous and radically different. एक एपिस्टमी से दूसरे एपिस्टमी तक नॉलेज बिल्कुल अलग होगा। इन कमेंसुरेबल, मैच नहीं करेगा, आप मेजर नहीं कर पाओगे, मैच नहीं करेगा। देयर इज ओनली वन अंडरलाइंग एपिस्टेमी फॉर ईच हिस्टोरिकल पीरियड। हर पीरियड के लिए एक ही एपिस्टेमी रहेगी। In the order of things, Foucault analyzes Diego Velázquez's painting Las Meninas. Diego Velázquez की एक पेंटिंग है और उस पेंटिंग का नाम है लास मीनिनस, जिसका मतलब है लेडीज इन वेटिंग, सेविकाएं। और डिएगो वेलास्क्विज की ये पेंटिंग 1656 की पेंटिंग है और इस पेंटिंग के माध्यम से फोको कुछ समझाना चाह रहे हैं। नोटिसिंग द एलिमेंट्स ऑफ द पेंटिंग्स डिज़ाइन एंड ऑर्डर, उस पेंटिंग को यदि हम ध्यान से देखें, उसमें पेंटर ने, देखिए मेरे आसपास, मैं एक पेंटर हूँ, मेरे आसपास 70 चीज़ें, इन 70 चीज़ों में से मैं कौन सी चीज़ों को अपने पेंटिंग के कैनवस में डालना चाहूँगी और कौन सी चीज़ों को छोड़ना चाहूँगी, ये मेरे ऊपर है, ये पावर मेरे पास है। What elements are preferred, किसको मैंने डालना चाहा, और put into the background, मैंने कौन सी चीज को उठाकर बैकग्राउंड में डाल दिया। So some things are foregrounded, कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं, and other things are in the background, बाकी चीज़ें बैकग्राउंड में चली जाती हैं। But elements of
the background are also contributing to the painting. बैकग्राउंड की जो चीजें हैं वो पेंटिंग के टोटल इफेक्ट में अपना योगदान तो देती ही है। अलग बात है कि हमारा ध्यान बैकग्राउंड पर जाता है या नहीं। वेलास्क्विज के पेंटिंग में फोरग्राउंड में वो लड़की है मार्गरेट थेरेसा राजकुमारी, उसकी सहेलियां हैं जो दरबारियों की बेटियां हैं, यही है मीनेनस, यही है लेडीज इन वेटिंग, उसकी सेविकाएं टाइप, और दो बौने हैं जो तेनालीराम बीरबल जैसे कैरेक्टर्स हैं, कोर्ट जेस्टर्स हैं, एक जर्मन शेपर्ड कुत्ता भी है, पीछे एक थोड़ी प्रौढ़ अवस्था की औरत भी है जो इसकी एक तरीके से आया टाइप है, और एक बॉडीगार्ड भी है, पीछे एक और आदमी है जो दरवाजा खोल रहा है, और फिर वेलास्क्विज खुद भी है उस पेंटिंग में, और एक कैनवस है सामने। ये सारी चीजें तो हैं, ये फोरग्राउंडेड है। इसके साथ साथ इन सब लोगों के पीछे एक शीशा भी तो है, और उस शीशे में राजा रानी का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। राजा रानी का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। किसी का ध्यान जाए तो ठीक, उस रिफ्लेक्शन की तरफ ध्यान जाए तो ठीक, नहीं तो उसका ध्यान जिन चीजों पर जाए पेंटिंग में वही है। तो ये तो देखने वाले के ऊपर भी है, एक तो डालने वाले के ऊपर पावर है कि उसने क्या डाला, किस चीज को नहीं डालना चाहा, किस चीज को एक रिफ्लेक्शन के रूप में डाला। अगर वेलास्क्विज चाहता तो शीशे में राजा रानी को दिखाता ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलता कि राजा रानी वहां खड़े भी थे। रियलिटी ये है कि राजा रानी वहां खड़े थे, ये रियलिटी है। परंतु आर्टिस्ट या राइटर पावरफुल होता है, ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, और अगर ये चाहें तो दर्शाएं किसी चीज को, ना चाहे तो उन्हें नजरअंदाज कर दें, चाहे तो आंशिक रूप से दर्शाएं। ये सारा पावर आर्टिस्ट के पास है, हिस्टोरियन के पास है, राइटर के पास है। रिप्रेजेंट करना भी एक किस्म की राजनीति है, आइडियोलॉजी से रिलेटेड है। मैं जिसको रिप्रेजेंट करना चाहूं उसी को रिप्रेजेंट करूंगा या करूंगी, बाकी चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। फिर जिन चीजों को नजरअंदाज कर दिया गया है उसे आगे किसी युग में उसी को फोको आर्कियोलॉजी कहते हैं, उसी को कहते हैं खुदाई का काम, और जीनियोलॉजी, जिसमें ज्ञान का एक पहलू तो सामने आ गया और दो पहलू पीछे रह गए, उन दो पहलुओं का भी अध्ययन। वो दो पहलू बैकग्राउंड है, जैसे इस पेंटिंग में वो किंग एंड क्वीन मिरर में है। द बैकग्राउंड इज लाइक एन एक्स्ट्रा इनविजिबल लेयर दैट वी डोंट रेडिली नोटिस। हो सकता है हमारा ध्यान जाए ही नहीं, बट इट इज देयर, पर वो है, हम मना नहीं कर सकते। बैकग्राउंड तो है और उस बैकग्राउंड का एक रोल है। अलग बात है कि हमारा ध्यान नहीं गया। दिस इज द एपिस्टेमी, बैकग्राउंड एपिस्टेमी है। उस बैकग्राउंड के अगेंस्ट ही वो पिक्चर है। इट इज अ फोर्स, अ लेयर, अ स्ट्रैटम, स्तर, underlying accepted knowledge in any particular period or time। किसी भी युग में ज्ञान का एक बैकग्राउंड होता है,
उस बैकग्राउंड के अगेंस्ट ही ज्ञान उठकर आएगा। राजनीति एक बैकग्राउंड है, इकोनॉमी एक बैकग्राउंड है, बहुत सारे कल्चर एक बैकग्राउंड है। इन सारे बैकग्राउंड्स के अगेंस्ट नॉलेज उठकर आएगा और ये बैकग्राउंड सारा एपिस्टेमी है। द ऑर्डर ऑफ थिंग्स चार्ट्स वर्णन करता है several successive historical shifts of episteme in relation to the human sciences. Human sciences, knowledge related to sociology, psychology वगैरह वगैरह जो ह्यूमन साइंसेस हैं, इन क्षेत्र में क्या उठकर आएगा, किन चीज़ों को दबा कर रखेंगे, ये डिपेंड करता है। ये भी पॉलिटिक्स की बात है, ये भी आइडियोलॉजी से रिलेटेड है। फोको डिस्क्राइब्स 4 हिस्टोरिकल एपिस्टेमीज। उन्होंने 4 युगों की बात की है। एक तो उन्होंने प्री क्लासिकल की बात की है। क्लासिकल से हम ग्रीक एंड रोमन ना समझे, वो नियो क्लासिकल को क्लासिकल कह रहे हैं। तो नियो क्लासिकल से पहले जो आया, यानी मिडिल एजेस का एंड, रेनेसांस की शुरुआत, ये फर्स्ट एपिस्टेमी है। इसमें अलग किस्म का ज्ञान था। द प्री क्लासिकल पीरियड, आपको नाम याद होने चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एज प्री नियो क्लासिकल। नियो क्लासिकल से पहले, क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन नहीं है। इट रेफर्स टू द लेटर मिडिल एजेस एंड रेनेसांस अप टू द मिड 17th सेंचुरी। नियो क्लासिकल के आने से पहले people thought in terms of similitude, समानताएं ढूंढते थे, resemblances and antipathies, opposites, resemblance, इन चीज़ों को ढूंढते थे। इसी तरह का माइंडसेट था, तो लिटरेचर में यही चीज़ें झलकती थी, इसी तरह के ज्ञान की बातें आती थी। फिर अगला एपिस्टेमी है द क्लासिकल पीरियड, यानी नियो क्लासिकल पीरियड, द मिड 17th century to 18th centuries. The prevailing episteme stressed representation, representation पर जोर था। फिर मैथेसिस, A science of order and measurement. अब नियो क्लासिकल इंटेलेक्चुअल पीरियड आ गया। एंड टैक्सीनोमिया, क्लासिफाई करना, हर तरह के ज्ञान का वर्गीकरण करना। पुराने ज़माने में सिमिलिट्यूड और ऑपोजिट देखते थे, अब जितना ज्ञान है उसका वर्गीकरण करना, साइंटिफिक मेजरमेंट करना, ये नियो क्लासिकल एज की एपिस्टेमी थी। तो इसी तरह का नॉलेज उठकर आएगा। तीसरा है मॉडर्न पीरियड, द 19th सेंचुरी टू अराउंड द 1950s। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से के आसपास, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ 1939, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए 1950 तक, इन विच डीप डायनेमिक हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशंस बिकेम इम्पॉर्टेंट। उस युग को समझना बहुत ज़रूरी हो गया, उस पीरियड को बहुत समझना ज़रूरी हो गया। ये थर्ड टाइप ऑफ एपिस्टेमी है, मॉडर्न पीरियड। आप केवल नाम याद रखो। चौथा है कंटेम्प्रेरी एज, 1950 से वर्तमान तक। द कंटेम्प्रेरी एज फ्रॉम द 1950s onwards. In Foucault's scheme, एंशियंट ग्रीक और रोमन तो गायब है। The ancient Greco-Roman world is missing. When one
episteme is replaced by another, this, इसका कोई तार्किक कोई रीजन नहीं है। तर्क के स्तर पर आप कारण नहीं बता सकते कि ये एपिस्टेमी क्यों चला गया और दूसरा एपिस्टेमी क्यों आ गया। तर्क के बेसिस पे नहीं कर सकते आप। आइडियोलॉजी पावर की बातें हैं। When one episteme is replaced by another, this process is by some irrational and cultural revolution। सांस्कृतिक स्तर पर, सोच विचार के स्तर पर, विचारधारा के स्तर पर परिवर्तन आता है तो एपिस्टेमी बदल जाती है। जैसे धर्म परिवर्तन में जो उथल पुथल होता है, पुराना धर्म सारा ही पीछे छूट गया, नया धर्म अपना लिया, बहुत सारा उथल पुथल है, वैसा है एक एपिस्टेमी का जाना और दूसरे एपिस्टेमी का आना। और मास साइकोलॉजी सबको जो ब्रेन वॉश कर देते हैं। इट डज नॉट हैपन बाय रैशनल आर्ग्यूमेंट और एविडेंस। आप प्रूफ नहीं दे सकते कि ऐसा क्यों हुआ, तर्क नहीं दे सकोगे। इन फोकोज व्यू, फोको के विचार में, ईच एपिस्टमी represents, प्रत्येक एपिस्टमी दर्शाता है पुराने एपिस्टमी से कट जाना। अ शार्प ब्रेक विथ द प्रीवियस वन, पुराने एपिस्टमी से कट जाना। आपको ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ये जो किताब हम देख रहे हैं जिसमें एपिस्टेमी का स्टडी है, इसमें आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये याद रखना है कि ये किताब फोको ने क्यों लिखी। बोर्जेस नामक एक फिलोसोफर थे, BORGES, बोर्जेस, जिन्होंने की एक चाइनीज एनसाइक्लोपीडिया का वर्णन किया था किसी किताब में। उसे पढ़कर उससे प्रभावित होकर उन्होंने, फोको ने, इस ऑर्डर ऑफ थिंग्स को लिखना जरूरी समझा। एंड ऑफ कोर्स इसमें वो डिएगो वेलास्क्विज का जो पेंटिंग है वो शुरू होते ही, बुक के स्टार्ट होते ही वो पेंटिंग का वर्णन है। परंतु प्रेफिस में, जो इस किताब का प्रेफिस है, इंट्रोडक्शन टाइप, उसमें बोर्जेस और चाइनीज फिलोसोफर का रेफरेंस है। आपको ये याद रखना है, बुक में तो वेलास्क्विज का रेफरेंस है, वो पेंटिंग वगैरह, बुक का फर्स्ट चैप्टर। परंतु प्रेफिस में, इंट्रोडक्शन में, बोर्जेस नाम का फिलोसोफर और चाइनीज एनसाइक्लोपीडिया का वर्णन है।